आप सभी का वेलकम है आप सभी के इस प्यारा सा चैनल एल्टू भैया पर। देखेंगे साथियों, हर साल की तरह इस साल भी फोकानिया मौलवी एग्ज़ाम 2023 में धमाल मचने जा रहा है साथियों। अब आप सभी का वक्त बहुत कम है साथियों, क्योंकि उम्मीद है कि आप सभी का एग्ज़ाम मार्च में हो जाएगा। अब आपके पास गिन गुथ करके ज़्यादा वक्त नहीं है, 30 से 40 दिन का वक्त रह गया। इसी में आपको तैयारी करना है मेहनत और ज़ोरों शोर के साथ। तो चलिए साथियों, ये हिंदी का पार्ट 3 वीडियोस है, यानी कि इससे पहले हमने पार्ट 2 वीडियोस पार्ट 1 वीडियोस को अपलोड कर चुका है। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो क्या कहते हैं, लिंक प्लेलिस्ट बना हुआ है फोकानिया एग्जाम 2023 हिंदी, उसमें हिंदी का टोटल वीडियोस आपको मिल जाएगी। तो चलिए साथियों, वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखेंगे साथियों, फाइनली इससे पिछले वाली वीडियोस में हमने उसमें 69 ऑब्जेक्टिव करवा चुका था, इसमें 70 से मैं शुरू कर रहा हूं। तो चलिए देखेंगे प्यारे साथियों, ये जो 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो आप सभी के सामने आप देख रहे होंगे कि नागा अर्जुन रचनावली नामक उपन्यास कितने खंडों में प्रकाशित है। यानी समझने की बात है प्यारे साथियों कि नागा अर्जुन रचनावली नामक, यानी कि नागा अर्जुन रचनावली जो है एक क्या है, उपन्यास है, और ये कितने खंडों में यानी कि कितने भाग में छपा है, प्रकाशित का मतलब, और इसे अगर उर्दू में कहिए तो शाया हुआ है 7 खंडों में, 8 खंडों में, 9 खंडों में या फिर 10 खंडों में। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 7 खंडों में नागार्जुन रचनावली उपन्यास जो है साथियों ये छपा है। इसको इस तरह भी घुमा के पूछ सकता है कि नागार्जुन रचनावली जो है वो क्या है, उपन्यास है या फिर क्या कहते हैं कविता है या फिर ये कहानी है। तो इस तरह से आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि मैथिली भाषा में कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। यानी साथियों मैथिली एक भाषा है, लैंग्वेज है, जिसमें कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से, कौन से पुरस्कार से प्यारे साथियों, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो है किसको सम्मानित, सम्मानित का मतलब होता है नवाजा जाना, यानी कि किसी को अवार्ड देना। तो किसको दिया था, तो साथियों ये नागा अर्जुन को दिया था। ये आप याद रखिएगा कि नागा अर्जुन को कौन सा अवार्ड मिला था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, उसी को इंग्लिश में अवार्ड कहते हैं। और चलिए साथियों नेक्स्ट सवाल है कि साहित्यिक योगदान के लिए बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। देखिए यहाँ पर साथियों गौर करने की बात यह भी है कि साहित्यिकी योगदान के लिए और बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार, यानी बिहार में एक पुरस्कार चलता है जिसका नाम है राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार, इससे सम्मानित भी किया गया था नागार्जुन को। साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था नागार्जुन को और राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से भी। तो ये 2 पुरस्कार आप जरूर याद रखिएगा अपने जहन में। चलिए नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल आप देखेंगे प्यारे साथियों, यहाँ पर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि नागार्जुन को साहित्य की योगदान के लिए कौन से पुरस्कार से नवाजा गया। देखिए जैसा कि इससे पहले आपको हम बता चुके थे, हिंदी अकादमी पुरस्कार, दिल्ली का शिखर सम्मान पुरस्कार, उत्तर प्रदेश का भारती पुरस्कार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि क और ख और ग तीनों पुरस्कार से नवाजा गया था। हिंदी अकादमी पुरस्कार, दिल्ली का शिखर सम्मान पुरस्कार और उत्तर प्रदेश का भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए साथियों नेक्स्ट सवाल है कि नागा अर्जुन मातृभाषा मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित है। यानी कि साथियों नागा अर्जुन जो है मातृभाषा जो उनका मैथिली था, तो उसमें किस नाम से प्रतिष्ठित, यानी कि वो किस नाम से जाना जाता है, यात्री, नीनाचक, विराट या फिर कोकिल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यात्री के नाम से जाना जाता है, प्रतिष्ठित है। सवाल नंबर 75 की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो कह रहा है कि नागा अर्जुन को व्यंग्य में माहिर होने के कारण किसकी उपाधि दी गई है। यानी कि किसमें माहिर होने की, तो व्यंग्य में माहिर होने की जो उपाधि दी गई थी
किसकी उपाधि दी गई थी? तो आधुनिक कबीर की, या फिर आधुनिक बिहारी की, या फिर निराला की, या फिर तुलसीदास की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आधुनिक कबीर की इसको उपाधि दी गई थी। चलिए साथियों, नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि फसल नामक शीर्षक कविता के कवि कौन है? एक कविता है, उसका नाम है फसल, और इस क्या कहते हैं, इसके कवि, कवि का माने लेखक, यानी लिखने वाले कौन है? तो इसके लिखने वाले नागार्जुन है। आपसे इस तरह भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि नागार्जुन के किसी एक कविता का नाम लिखिए। तो नागार्जुन के किसी एक कविता का नाम क्या है? तो फसल भी आप लिख सकते हैं। चलिए साथियों, नेक्स्ट सवाल है कि यह दंतुरित मुस्कान नामक कविता के कवि कौन है? एक कविता है जिसका नाम है यह दंतुरित मुस्कान। क्या नाम है? यह दंतुरित मुस्कान। इसके जो कविता के कवि हैं नागार्जुन, यानी कि लेखक। तो नागार्जुन के द्वारा कौन कौन कविता लिखा गया है? फसल। उसके बाद साथियों कौन? यह दंतुरित मुस्कान। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ? यानी कि साथियों, एक कहानी में गिरिजा कुमार है जिसका नाम गिरिजा कुमार है, और इसका जो है माथुर, गिरिजा कुमार माथुर पूरा नाम है। तो इसका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था साथियों? तो 1918 ईस्वी में हुआ था। अब चलेंगे साथियों, नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं कि गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि गुना, मध्य प्रदेश में हुआ था। इसके जन्म कब हुई थी? तो 1918 ईस्वी में। और कहाँ हुई थी साथियों? तो गुना, जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है। चलिए साथियों, नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं कि गिरिजा कुमार माथुर ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हासिल की? प्रारंभिक का मतलब होता है साथियों, उर्दू में अगर इसे कहिए तो इब्तिदाई शिक्षा का मतलब तालीम। कहाँ से हासिल किया था? आगरा से, गोरखपुर से, झांसी से, या फिर बनारस से। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं, सी हो जाएगा कि गिरिजा कुमार माथुर जो है इब्तिदाई जो तालीम हासिल किया था वो झांसी से किया था। इनकी पैदाइश 1918 में, और कहाँ हुई थी? गुना के मध्य प्रदेश में। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि गिरिजा कुमार माथुर ने अंग्रेजी में एमए और एलएलबी की उपाधि कहाँ से प्राप्त की? लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद, या फिर सूरत। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि लखनऊ से। साथियों देखिए, एक होता है एमए यानी कि मास्टर ऑफ साइंस, एक होता है एलएलबी। इसे जैसे अगर कोई वकील जो बनता है, जज जो बनता है, एडवोकेट, तो वही एलएलबी कोर्स करके बनता है। तो ये एमए भी किया था और एलएलबी भी किया था। ठीक है, तो ये कहाँ से किया था साथियों? तो ये लखनऊ से किया था। नेक्स्ट सवाल है कि गिरिजा कुमार माथुर का निधन कब हुआ था साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1994 ईस्वी में। इनकी पैदाइश कब हुई? 1918 में। इनकी वफात कब हुई? 1994 ईस्वी में। और इसका जन्म जो हुआ था गिरिजा कुमार माथुर का, तो कहाँ हुआ था? जो कि मध्य प्रदेश में है, और गुना नाम है इसके गांव का। चलिए साथियों, नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों यहाँ पर कि नाश और निर्माण और धूप के धान किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? यानी कि नाश और निर्माण और धूप के धान, ये दोनों जो है साथियों प्रमुख रचना है। प्रमुख का मतलब कि मेन रचना है। ये किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? नागार्जुन की, निराला की, गिरिजा कुमार माथुर की, या फिर देवदत्त की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गिरिजा कुमार माथुर का ये रचना है। चलिए साथियों, नेक्स्ट सवाल है कि शीला पंख, चमकीले और भीतरी नदी की यात्रा काव्य संग्रह किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? यानी कि साथियों, एक रचना है, काव्य संग्रह है। क्या चीज़ है वो? काव्य संग्रह है, जिसका नाम है शीला पंख, चमकीले और भीतरी नदी की यात्रा। तो इस किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? तो साथियों गिरिजा कुमार माथुर की। नेक्स्ट सवाल है कि जन्म कैद नामक नाटक किसकी रचना है? तो साथियों, जन्म कैद एक नाम है किसका? तो नाटक का। ये जो रचना है प्यारे साथियों, वो किसका है? तो गिरिजा कुमार माथुर का है। तो साथियों, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव ये भी बनता है कि गिरिजा कुमार माथुर के
सॉरी सब्जेक्टिव में 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि गिरिजा कुमार माथुर का एक नाटक जो है उसका नाम लिखिए। तो क्या नाम है नाटक का? तो साथियों जन्म कैद। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट सवाल कह रहा है यहाँ पर कि नई कविता, क्या चीज़? नई कविता सीमाएं और संभावनाएं किस प्रकार की कविता है? नई कविता का सीमाएं और संभावनाएं किस प्रकार की कविता है? श्रृंगारिक कविता है, या फिर व्यंग्यात्मक कविता है, या फिर आलोचनात्मक कविता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि आलोचनात्मक कविता है। चलिए, नई कविता के कवि गिरिराज कुमार माथुर किस मिजाज के कवि माने जाते हैं? रोमानी, आशिक, या फिर डरपोक, या फिर चापलूस? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि रोमानी कविता माना जाता है, यानी कि रोमांस वाला माना जाता है। ओके, चलिए साथियों नेक्स्ट सवाल है कि सीमाएं और संभावनाएं नामक कविता किसकी रचना है? क्या नाम है कविता का? सीमाएं और संभावनाएं। ये जो कविता है इसके रचनाकार कौन है? तो साथियों इसके रचनाकार ऑप्शन नंबर डी यानी कि गिरिजा कुमार माथुर हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है साथियों कि गिरिजा कुमार माथुर कहाँ कार्यरत थे? यानी कि इसे कोई नौकरी भी था साथियों, ये नौकरी भी करता था। तो ये जो है कहाँ पर मुलाजिमत करते थे? आकाशवाणी और दूरदर्शन में, या फिर नज़ारत में, या फिर विधानसभा में, या फिर बैंक में? तो साथियों ये आकाशवाणी और दूरदर्शन में, ये टीवी चैनल भी है, तो इसी में ये कार्यरत थे यानी काम करते थे। नेक्स्ट सवाल है साथियों, छाया मत छूना कविता के कवि कौन है? एक कविता है जिसका नाम है छाया मत छूना। इसके लिखने वाले राइटर कौन है साथियों? तो गिरिजा कुमार माथुर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, ऋतुराज का जन्म कहाँ हुआ था? भरतपुर में, जनकपुर में, गोरखपुर में, सतना में? तो साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि इसका जन्म भरतपुर में हुआ था। ऋतुराज का जन्म किस सन में हुआ? 1950 में, 1940 में, 1941, 1942? तो साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऋतुराज का जो जन्म है कहाँ हुआ था? भरतपुर में। कब हुआ? तो 1940 ईस्वी में। चलिए साथियों ये सभी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल है कि ऋतुराज ने किस विषय में एमए किया? यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स किस एमए में किया, सॉरी किस सब्जेक्ट में, किस विषय में किया था? तो साथियों ये जो है अंग्रेजी विषय में। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि ऋतुराज किस विषय के अध्यापक थे? यानी अध्यापक का मतलब होता है साथियों टीचर, तो वो किस सब्जेक्ट के टीचर थे? तो साथियों वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं सी हो जाएगा यानी कि अंग्रेजी के थे। चलिए साथियों नेक्स्ट सवाल है कि ऋतुराज अब कहाँ रहते हैं? जयपुर में, इंदौर में, आगरा में, या फिर नजीबाबाद में? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऋतुराज जो है अभी वो कहाँ रहते हैं? तो जयपुर में रहते हैं। तो साथियों इस तरह करके आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव हमने इस वीडियोस में भी आपका कवर कर दिया। चलिए साथियों फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के साथ। और साथियों मैं आप सभी को कहना चाहूँ कि अगर आप हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शॉर्ट नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है साथियों, उसके बाद आपको फेसबुक पेज का भी लिंक दिया हुआ है, ट्विटर का भी लिंक दिया हुआ है। यहाँ पर आप केल्टू भैया फुल शॉर्ट नोटिफिकेशन में हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन देता है। और साथियों अगर आप चाहते हैं कि उस लिंक के ज़रिए नहीं नाम से जुड़ने के लिए तो आप कोई भी सोशल मीडिया पर चले जाइए। जैसे आप इंस्टाग्राम पर जाते हैं तो वहाँ पर इस टाइप से आपको L2 भैया लिखिएगा, L2BHAIYA, उसे आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर जाते हैं वहाँ भी सेम आपको इसी तरह L2 भैया लिखना है। अगर आप ट्विटर पर जाते हैं तो ट्विटर पर भी आपको L2 भैया लिखना है। अगर आप फेसबुक पेज पर भी जाते हैं तो आपको L2 भैया लिखना है। मेरा फेसबुक पेज ओरिजिनल वाला आ जाएगा, उस पर जो आपके लोगो लगे हुए हैं चैनल का वही लोगो वहाँ भी लगा हुआ है। तो चलिए साथियों वीडियो देखने के लिए, इतना L2 भैया को टाइम देने के लिए दिल से शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।